ईटी न्यूज़ स्वदेश पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार 25,000 के मुहाने पर आकर खड़ा है, थोड़ा ठिठक रहा है। अर्निंग सीजन अब कमोबेश खत्म हो चला है और नए ट्रिगर का इंतजार बाजार कर रहा है। लेकिन अगर हम पिछले 2 महीने को देखेंगे तो बाजार ने रफ्तार ठीक ठाक दिखाई है। अप्रैल के निचले स्तर यानी कि 21,800 से निफ्टी ने करीब 3,000 पॉइंट जोड़े हैं, जबकि सेंसेक्स की जो चाल रही है करीब 9 से 10,000 पॉइंट जोड़ दिए हैं। और इस रैली में बहुत सारे शेयरों ने बहुत ही तेज रफ्तार लगाई है। खास तौर से डिफेंस में, रेलवे में, पीएसयू में लोगों ने जम के पैसा बनाया है। और अब हुआ यह है कि कई सारे शेयरों में और कई सारे सेक्टर्स में जो वैल्यूएशन है वो महंगे हो गए हैं। निफ्टी भी महंगा हुआ है और 6 महीने के आसपास निफ्टी का पी पहुंच गया है, 21 से 22 के रेंज में है। और तमाम एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि शायद यही वजह है कि बाजार की तेजी पर ब्रेक लग रहा है और एफआईआईज बाजार से थोड़ी दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। सवाल यह है कि बाजार में इस वक्त कौन से महंगे स्टॉक्स हैं, कौन से अभी भी सस्ते हैं, इन्हीं की हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे इस खास शो में। और अगले आधे घंटे में हम आपको ऐसे शेयर बताएंगे जहां पर ग्रोथ तो है लेकिन भाव के हिसाब से भी ये शेयर बहुत सस्ते हैं और आपके पोर्टफोलियो में जगह पाने की काबिलियत रखते हैं। तो बेहद दिलचस्प शो है, आप हमारे साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं अपने खास शो की, जिसका नाम है क्या सस्ता क्या महंगा। तो क्या सस्ता क्या महंगा, इसकी पड़ताल करेंगे। एक्सपर्ट्स की लेंस से हम शेयरों को समझने की कोशिश करेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई सारे शेयर महंगे तो होते हैं बट ग्रोथ इतनी शानदार होती है कि अपने वैल्यूएशंस को वो जस्टिफाई कर देते हैं। और वो भी शेयर हम अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। 3 एक्सपर्ट हमारे साथ तैयार हैं जो अपनी पिक्स भी देंगे। उनको क्या पसंद आ रहा है बाजार में, लंबी अवधि के लिए आपको पोर्टफोलियो किस तरह से अपना प्लान करना चाहिए, ये जानेंगे। और हमने कुछ शेयर छांट के रखे हैं जहां पर वैल्यूएशन या तो बहुत महंगे हैं या फिर बहुत सस्ते हैं। एक एक करके उन शेयरों के बारे में राय लेंगे और आपके लिए पक्की वाली बेहतरीन आज हम प्लानिंग कराएंगे। बेहद शानदार ये शो है और 3 शानदार मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एयू कैपिटल के राजेश अग्रवाल हमारे साथ हैं, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के देवर्ष वकील हैं और रॉकस्टार कैपिटल के अभिषेक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, देवर्ष जी, अभिषेक जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है ईटी न्यूज़ स्वदेश पर। चर्चा की शुरुआत राजेश जी आपसे करना चाहेंगे। जब हम कहते हैं कि वैल्यूएशन महंगा है, राजेश जी कहते हैं कि अगर पीए बढ़ा हुआ है, तो एक बार दर्शकों के लिए आप जरा आसान भाषा में बताइए कि उसका मतलब क्या होता है। पीए ज्यादा होना या फिर बुक वैल्यू ज्यादा होना है, इसके मतलब क्या होते हैं? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। पैनल में जो भी मित्रगण साथ में हैं सबको नमस्कार। देखिए, पी एक मापदंड है देखने का कि शेयर अपनी अर्निंग्स से और प्राइस के कितने मल्टीपल्स पे चल रहा है और एक तरीके से वैल्यूएशन का भी मापदंड है। लेकिन आइसोलेशन में सिर्फ पी से किसी को मापना मेरे हिसाब से गलत होगा। अलग-अलग कंपनियों अलग-अलग पी पे ट्रेड करती है, अलग-अलग सेक्टर्स अलग-अलग पी पे ट्रेड करते हैं। आज आप बैंकिंग सेक्टर्स को आईटी के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, आईटी को मिनरल माइनिंग के साथ नहीं कर सकते, नई टेक्नोलॉजी के साथ नहीं कर सकते, तो कई अलग-अलग चीज़ें हैं। ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि पी कम है तो स्टॉक अच्छा होगा या पी ज़्यादा है तो स्टॉक महँगा होगा। वो डिपेंड करता है स्टॉक टू स्टॉक, सेक्टर टू सेक्टर। अब जहाँ तक सवाल है कि ब निवेशक क्या करे, तो मैं समझता हूँ कि क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप देखो पीई बहुत बढ़ा हुआ नज़र आएगा, बट अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स उसमें अभी भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। मुझे याद पड़ती है हमारी आपके साथ पुराने पिछली मुलाकात जहाँ मैंने बीएसई कहा था, तो उस समय भी ऐसा लग रहा था कि पीई बहुत महँगा है और आज भी देखिए वो फिर नई हाई छू रहा है। तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, पी मैटर नहीं करता ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक मापदंड है। ऐसे सिर्फ एक मापदंड को लेकर के आप कोई डिसीज़न नहीं ले सकते। कम से कम 4-5 क्राइटेरियाज़ 4-5 पैरामीटर्स सैटिस्फाई करता हो, तब आपको एक डिसीज़न लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इत्तेफाक रहते हैं राजेश सर इससे कि अगर ग्रोथ है, कई कई बार कहते हैं कि नहीं नहीं, अगर महंगा है तो उसके पीछे वजह भी होगी।
कोई स्टॉक अगर ज़्यादा वैल्यूएशन पर अगर ट्रेड कर रहा हो तो ये सारी चीज़ें होती हैं, 4-5 चीज़ें होती हैं, आप उसको ध्यान में ज़रूर रख के चलिएगा। लेकिन हम एक-एक करके काम करते हैं, शेयर सामने रखते हैं और अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि वो पीई उसका ठीक है या नहीं है। क्या वो महँगा है? क्या वो अपने वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? लेकिन उसके पहले देवर्ष जी, जरा आप बता दीजिए आपके हिसाब से बाजार में, क्योंकि हर सेक्टर के अलग-अलग पीई के मानदंड हैं। आपके हिसाब से कौन से सेक्टर्स में वैल्यूएशन थोड़े हीट अप हो गए हैं और कहां पर वैल्यूएशन अभी भी आकर्षक लग रहे हैं आपको? पहले तो धन्यवाद मुझे ये शो में आमंत्रित करने के लिए। तो जैसे मेरे सहयोगी ने बताया, हर एक चमकती चीज सोना नहीं है। हर एक सस्ता शेयर बाय करने के लायक नहीं है, हर एक महंगा शेयर बेचने के लायक नहीं है। जो अभी हमने डिस्कशन किया, प्राइस की जो बात है, जो वैल्यूएशन की बात है, उसको कंपेयर करना है ग्रोथ के साथ, उसको कंपेयर करना है रिलायबिलिटी ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ आएगी, पर ग्रोथ आएगी कितनी आएगी और क्या वो रिलायबल ग्रोथ है, वो क्या सस्टेनेबल ग्रोथ है, वो नजरिए देखना चाहिए। मैनेजमेंट की क्वालिटी, सेक्टर की जो मूल स्वभाव है, क्या सिक्लिकलिटी है या ये सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, ये सब सारे पहलू को जोड़ के एक नतीजे पे आते हैं हम कि यार क्या ये वैल्यूएशन पे शेयर बाय है कि नहीं है। तो ये सब चीजों को अगर कंबाइन करते हैं तो हमारा सक्सेस का रेट इंप्रूव होता है। अब जैसे आपने बात की सेक्टर की, तो इस बार जो निफ्टी की कंपनी में ग्रोथ आया है, एग्रीगेट कंपनी में करीबन 5% जितना ग्रोथ जो एंटिसिपेटेड था उतना ही ग्रोथ आया है और वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आगे के साल में कंसेंसस एस्टिमेट 12 से 13% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। आईटी, कंज्यूमर, रियल एस्टेट, ये सब में एक्सपेक्टेशन से कम ग्रोथ आया है। कई बैंक, जबकि पीएसयू बैंक है, मेटल्स, ओएमसी, वहां पे ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया है। ये क्वार्टरली रिजल्ट सीजन के बाद ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल में हमने अपग्रेड देखी है FY 26 के अपग्रेड में। तो ये कुछ सेक्टर्स है, वहां पे हम ध्यान रखेंगे। हमारे हिसाब से आगे के साल के लिए, FY 26 के लिए, फार्मास्यूटिकल, मेटल्स, सीमेंट और जो BFSI है, टेलीकॉम है, यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ठीक है, तो कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है ये आपको सेक्टर के लिहाज से पता चल गया। चलिए एक एक करके शेयर रखते हैं अपने एक्सपर्ट के सामने और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी रणनीति इसमें होनी क्या चाहिए। अगर आपके पास हैं तो भी, अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही ये क्रूशियल ये डिस्कशन होने वाला है। शुरुआत करेंगे इटर्नल के साथ। हमारी रिसर्च टीम ने बहुत सारे ऐसे शेयरों की लिस्ट निकाली है जहाँ पर वैल्यूएशन थोड़े से हीट अप होते हुए दिख रहे हैं। हाल फिलहाल हमने देखा कि भाव थोड़ा सा डामाडोल रहा है, नाम भी बदला है, पहले जोमेटो नाम था, अभी इटर्नल हो गया है। लेकिन अगर हम 2025 में रिटर्न की बात करें तो 19% ये शेयर गिरा है ये, और इसका पी है 177 का। ग्रोथ स्टॉक है, न्यू एज कंपनीज भी इनको कहा जाता है, और हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि 230 रुपए के आसपास के भाव के पास है जोमेटो का शेयर। इस पर अभिषेक आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये शेयर महंगा है, दूरी बनानी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, इस टाइप की कंपनीज में या इस तरह के वैल्यूएशन तो दिखेंगे ही, आपको ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए? आपका व्यू क्या है और टारगेट क्या है? तो अभिषेक, मुझे लग रहा है कि इस तरह के स्टॉक को उन्हीं को लेना चाहिए जिनका व्यू जो है कम से कम 5 से 10 साल का होता है। हालांकि इस तरह के व्यू को रखने वाले इन्वेस्टर्स तो सिलेक्टिव ही होते हैं, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप इसे ट्रेडिशनल प्राइस टू अर्निंग या मल्टीपल पे कंपेयर करेंगे, तो जैसे आपने हाईलाइट किया कि ये 100 के ऊपर की प्राइस टू अर्निंग की ट्रेडेड शेयर है, तो किसी का कॉन्फिडेंस बनेगा नहीं और बहुत सारे डाउट और क्वेश्चन रेज हो जाएंगे। बट अगर हम इसके बिजनेस मॉडल को स्टडी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो आपको दिखेगा कि इतनी सारे कोई बिजनेसेस नहीं है जो इस लेवल पे आज आ चुके हैं, यानी ये हेवीली कैपेक्स ड्रिवन बिजनेस है जो ऑलरेडी एक जर्नी कर चुकी है। सो मैं ओवरऑल लेवल पे इस पे पॉजिटिव हूँ अगर इसे हम नजरिया थोड़ा लंबा लेते हैं। अभी फिलहाल जो प्रेशर है प्राइस का वो इसलिए है क्योंकि कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो अपने आप को एक एज इंडियन एंटिटी के तौर पे ही ओन करना चाहेगी, एंड फॉरेन ओनरशिप उन्होंने जो शेयर होल्डिंग के लेवल पर है वो कैप कर दिया है 49.5% की वजह से।
एंड उसके वजह से जो FTSE एंड MSCI का जो इंडेक्स है, यहाँ पे एक एलोकेशन होती है बाहर के पैसे जो इंडिया में आते हैं, वहां पे इसका ये वेट कम हो गया है, जिसकी वजह से $840 मिलियन का जो है आउटफ्लो एक्सपेक्टेड है इस स्टॉक से। एंड यही एक सेलिंग प्रेशर है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि अभी फिलहाल ये करेक्शन मोड में है, जो मुझे लग रहा है कि कुछ समय में ये ठीक हो जाएगा, नॉर्मलसी में लौट आएगा और फिर हम इसे वापस ऊपर जाते हुए देखेंगे। क्योंकि एक हम इस समय एक कॉन्वर्सेशन में है, तो मैं कोई एग्रेसिव प्राइस टारगेट इसे देना नहीं चाहूंगा। अभी के लिए हम देख सकते हैं ₹275 अगर हम एक साल के नजरिए के हिसाब से देखें तो। ठीक है, ₹275 का इसका लक्ष्य होगा 6 महीने के लिए इटर्नल, इसमें आपको बने रहने की सलाह है। एक सस्ता शेयर लेकर आते हैं और अपने हम एक्सपर्ट से गुजारिश करेंगे, थोड़ी फहरिस्त लंबी है, लिस्ट लंबी है, तो जरा फटाफट अपने व्यूज़ को सामने रखें, थोड़ा से छोटे छोटे आंसर होंगे तो ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी, हम ज़्यादा शेयर कवर कर पाएंगे। बैंक ऑफ इंडिया हमने देखा कि हाल फिलहाल ये शेयर चला है और बाकी सरकारी बैंकों में भी थोड़ा सा फ्लेवर रहा है तेजी का। अगर 2025 में रिटर्न की बात करें तो 18% इस शेयर ने जोड़े हैं और ये भी थोड़ा वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता दिख रहा है। इस पर आपसे राय जानना चाहेंगे देवर्ष जी, कैसा लग रहा है आपको बैंक ये और कितना पोटेंशियल है इसमें? ये शेयर हमें पसंद है। इसके ऊपर हमने भी बाय रिपोर्ट निकाली है। 6th लार्जेस्ट PSU बैंक है। जैसे आपने बोला जल्दी जल्दी बताएं तो कासा रेशियो हायर है, इनकी प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट रिड्यूस हुई है और जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो भी 92% जितना है। तो और जहां पे प्रॉब्लम है बैंक में वो है अनसिक्योर्ड लेंडिंग में, तो वहां पे इनकी टोटल बुक में सिर्फ 2% का एक्सपोजर है और वैल्यूएशन के हिसाब से देखिए तो 140 के बुक वैल्यू पे अभी है, नेक्स्ट ईयर 160 और FY27 में 180 का हमारा अंदाजा है। तो उसके सामने आज 115 120 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये जब नीचे था 90 के आसपास, 90-100 के आसपास, तब हमने एक 126 के टारगेट से रिपोर्ट निकाली थी। 0.7 पे हमने इसको वैल्यूएशन दिया था। तो ये अगर स्टॉक अभी तो बढ़ा है जैसे आपने बताया, पर अगर वॉलेटिलिटी के हिसाब से अगर नीचे आता है तो ये बाय ऑन डिक्लाइन है, बाय है हमारे हिसाब से। अभी 126 का टारगेट है और आगे जाके जैसे मैंने बताया 160 और 180 की बुक वैल्यू है, तो जैसे जैसे अर्निंग्स बढ़ेगी इसके टारगेट भी ऊपर लेते जाएंगे। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया में बने रहने की सलाह है आपको और इसमें यहाँ से तेजी दिखेगी। एक और शेयर है जो थोड़ा सा वैल्यूएशन के लिहाज से महंगा लग रहा है, लेकिन क्या आपके पोर्टफोलियो में ये जगह पाने की काबिलियत रखता है, ये समझते हैं। NTPC ग्रीन, इसका पी जो है वो है 125 का और 2025 में रिटर्न की बात करें तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस जो रहा है थोड़ा फीका रहा है। ये NTPC से अलग हुई ये कंपनी है NTPC ग्रीन। इस पर राजेश जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे, कैसी लगती है आपको कंपनी और किस तरह की पोटेंशियल है इसमें? देखिए अभिषेक जी, फिर वही बात आ गई जो हमने शुरुआत जहां से करी थी कि पी बहुत महंगा है। उस हिसाब से देखेंगे तो महंगा लगेगा, लेकिन जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है लॉन्ग टर्म के वो बहुत शानदार है। अगर आप देखेंगे तो जो इन्वेस्टर लंबी अवधि के लिए रहना चाहते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी में अपना एक्सपोजर रखना चाहते हैं, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है ये स्टॉक। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है अक्रॉस ज्योग्राफीज। अगर देखेंगे तो एक लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी का प्लेयर है PSU साइड में। अगर हाइड्रो को अगर निकाल दिया जाए 3220 मेगावाट की कैपेसिटी है और सोलर में और 100 मेगावाट की करीब करीब विंड में है, 6 स्टेट्स में बनी हुई। और जिस तरीके के सरकार का रवैया बना हुआ है रिन्यूएबल वगैरह को प्रमोट करने का और दूसरा जिस तरीके से पावर की डिमांड बनी हुई है, मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। हो सकता है कि कुछ दिन तक कंसोलिडेट करे, बट किसी का 12 से 18 महीने का नजरिया हो तो मौजूदा स्तर से 20-25% का रिटर्न आराम से आ सकता है। ठीक है, मौजूदा स्तर से 20 से 25% की रिटर्न आप NTPC ग्रीन से उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, शो करने का मकसद ये भी है कि आपको अवेयर किया जाए कि पी से डरना नहीं है। वैल्यूएशन अगर ऊंचे हैं लेकिन उसी हिसाब से अगर ग्रोथ अगर बढ़ रही है तो फिर ज़्यादा तनाव की बात है नहीं। वैसे ही एक शेयर है डिक्सन टेक का, EMS वाली कंपनी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में है। अभी नतीजे बहुत अच्छे आए थे, बट बावजूद नतीजों के शेयर में हम थोड़ी सी हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। वैल्यूएशन अगर आप चेक करेंगे तो इसके भी वैल्यूएशन काफी हाई लगेंगे और इस पूरे स्पेस में मतलब जो भी कंपनीज हैं आपको थोड़े महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। लेकिन इस पर व्यू आप दीजिए देवर्ष सर। इस कंपनी में आपको क्या लगता है कि ये जो ग्रोथ का मोमेंटम है ये ऐसे ही जारी रहेगा और लोगों को इस पर भरोसा बना के रखना चाहिए?
बना लेना चाहिए। देखिए, डिक्सन मोबाइल और ईएमएस डिवीजन में है। 90% का रेवेन्यू वहां से आता है। अभी जो ग्रोथ है वो हमने देखा था कि 121% ग्रोथ आया था, और उसमें जो ये डिवीजन है उसमें तो करीबन 200% जितना ग्रोथ आया है। करीबन 4.5 करोड़ मोबाइल फोन्स बनाने का टारगेट है FY26 में। फिर FY27 में उन्होंने वीवो के साथ एक डील की है, तो उसके हिसाब से 6.5 करोड़ मोबाइल बनाने का प्लान है। उसमें से 2 करोड़ मोबाइल तो वीवो के लिए बनाएंगे। तो ये कंपनी का इंटेंशन है कि ये डिवीजन को एक्सपांड करे। उसके लिए वो कैपेक्स भी कर रहा है। वो कैपेक्स का उनको जो कमिश्निंग होगा उसके बाद बिजनेस में ग्रोथ आएगा। तो पहले बहुत महंगा था, तो अब हमने उनको रिड्यूस किया था। अब वो गिर के अभी काफी अट्रैक्टिव लेवल पे आ गया है। कभी 18,000 से गिर के अभी 14,000 के आसपास आ गया है। हमारा उसका एक साल का आगे का टारगेट 17,430 का है। तो बाय ऑन डिक्लाइन जैसा हमारा व्यू है, गिरावट आए तो इसको ऐड करना चाहिए। ठीक है, गिरावट आए तो ऐड करना चाहिए। 17,400 रुपये के ऊपर के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं 6 महीने के नज़रिए से। कुछ और सरकारी कंपनियों की बात करते हैं जहां पर वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ते हैं, लेकिन क्या ग्रोथ भी है, क्या ये शेयर चलेंगे? वैसा ही एक शेयर है ONGC। आपको पी अगर आप चेक करेंगे तो आपको सस्ता दिखेगा, लेकिन रिटर्न की बात करें 2025 में अब तक तो +3%, नेट 3% ये शेयर चला है। अभिषेक भाई, आप बताइए, ONGC क्या करे? इसमें थोड़ा रेगुलेशन वाले सेक्टर की कंपनी है ये, कितना भरोसा है इस पर आपको? नई कंपनी है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। अभी के लिए तो ये कहना है बिल्कुल मुमकिन है कि रिजल्ट जो है वो इतने ग्रेट नहीं आए थे। 35% से प्रॉफिट डाउन हो गया है फोर्थ क्वार्टर के प्रॉफिट। सो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्जिन प्रेशर भी है। बट पॉजिटिव ये बात भी है कि अभी इन्होंने एक नई जेवी में जो एंट्री की है, कावेरी बेसिन जो एक इंडिया ईस्ट कोस्ट में लाई करता है, वहां पे अभी इन्होंने 14 साल के बाद वहां पे प्रोडक्शन शुरू किया है। सो जो नई डिस्कवरी है वहां पे ये आगे बढ़ रहे हैं। थोड़े कॉस्ट एलिवेटेड है, बट मुझे लग रहा है कि कंसिस्टेंटली इस कंपनी ने पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो पैसे बना के दिए इन्वेस्टर्स को। सो उस तरह से मुझे लग रहा है कि पोर्टफोलियो में तो ये स्टॉक को हमें रखना चाहिए। अगेन क्योंकि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म टारगेट प्राइस ही हम देख रहे हैं, जो करीबन करीबन 6 महीने के हिसाब से है। एंड उसके नजरिए के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये काफी अच्छा पिक है जो हमें देखना चाहिए। ठीक है, ONGC को लेकर ये व्यू। ONGC पर भरोसा है, और जो अगर हम टारगेट की बात करें तो 6 महीने में 280 रुपये के टारगेट आपको देंगे अभिषेक जी इस पर। टाटा ग्रुप की एक बहुत ही शानदार कंपनी है, वो है ट्रेंट, रिटेल कंपनी है ये। और हमने देखे थे कि ये शेयर चलते चलते भाव 8,000 रुपये के ऊपर निकल गया था, लेकिन वहाँ से वैल्यूएशन करेक्शन हुआ और ये गिर के भाव लगभग 4,500 की रेंज में आ गया था। अब रिकवरी वाले फेज में है। राजेश सर, ये कंपनी आपको कैसी लगती है? मतलब मुझे पसंद है, मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी अगर राय दूं तो मुझे सही लगती है। आप अपनी राय दीजिए और जरा इसके लिए टारगेट बताइए सर। देखिए, मुझे भी पसंद है। अगर आपको पसंद है, मुझे भी पसंद है। ट्रेंड अगर आप देखो तो वेबसाइट और ज़ूडियो, ये 2 फॉर्मेट में पाई जाती है। और अब मास ब्यूटी सेगमेंट जो ज़ूडियो ब्यूटी के नाम से जाना जाता है, वहाँ इन्होंने एंट्री करी है। और जो अपैरल इंडस्ट्री में जो भी रिटेलर्स है उसमें एक तरीके से अग्रणी है कह सकता हूँ। और नए फैशन फॉर्मेट्स में आ रही है, नेटवर्क एक्सपेंशन बहुत जोरों से हो रहा है, स्टोर एडिशन जोरों से हो रहा है, लैब ग्रोन डायमंड में भी ये गए हैं। और स्टार हाइपर मार्केट जो करके इनका एक डिवीजन है, वहां से हमें ग्रोथ की बड़ी उम्मीद बनी हुई है। तो कई चीजें हैं जो इस कंपनी के फेवर में जाती हैं। और सबसे अच्छी बात, टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है तो आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी कोई बहुत ज्यादा कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा क्या, इस वक्त तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वैल्यूएशन ऊपर से 8,000 से गिरता गिरता यहाँ तक आ गया है। मैं समझता हूँ जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं और कम से कम 12 महीने का टारगेट रखें तो यहाँ अच्छे पैसे बन सकते हैं। ठीक है, ट्रेंड में अच्छे पैसे बन सकते हैं। थोड़ा नेगेटिव रिटर्न आपको 2025 में ज़रूर दिखेगा, लेकिन अगर आप पिछले 2-3 महीने देखेंगे तो आपको ये शेयर ठीक दिखेगा। पी थोड़ा सा एलिवेटेड ज़रूर है, लेकिन ये एक कंपनी अच्छी, इसमें कोई दो राय नहीं है। टाटा ग्रुप की एक और कंपनी के बारे में चर्चा करते हैं जो शायद निफ्टी का सबसे सस्ता स्टॉक भी होना चाहिए, और वो है टाटा मोटर। हमने शेयर को देखा कि अब 1250 रुपये के आसपास के भाव गए थे, वहां से गिरते गिरते 550 रुपये के भी नीचे गया था। अब रिकवर करके 700 रुपये के ऊपर आए हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अच्छा प्रॉब्लम क्या है, ये इस शेयर में करना क्या चाहिए? देवर्ष जी आप बताइए,
अगर किसी के पास है तो क्या निवेशित उसमें रहे, और किसी के पास अगर नहीं है तो क्या वैल्यूएशन देख के खरीद ले? नहीं, वैल्यूएशन देख के खरीदना नहीं चाहिए। जैसे मैंने पहले बोला कि शेयर सस्ता है, चमकती चीज है, पर ये सोना नहीं है। मैनेजमेंट में ये इसका बिजनेस बहुत बड़ा ग्लोबल बिजनेस है। अभी टैरिफ के हिसाब से उन्होंने Q4 में काफी बिजनेस को, होलसेल बिजनेस को पुश किया था। तो और अब धीरे धीरे जो टैरिफ के कारण उन्होंने JLR के जो सारे शिपमेंट है उसको पॉज किया हुआ है। टैरिफ है, स्टील की प्राइसेस है, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है, ये सब अभी बहुत धुंधला उनका एटमॉस्फेयर है। तो मैनेजमेंट ने जब क्वार्टरली रिजल्ट्स पे बोला था कि अभी इतनी अनसर्टेनिटी है कि वो खुद ही गाइडेंस नहीं दे पाएंगे FY26 का, उन्होंने टाइम मांगा है, 1 महीने का टाइम मांगा है। जून के 15, जून 30 के आसपास वो लोग सोच पाएंगे कि क्या गाइडेंस दें। तो उसमें भी काफी मूविंग वेरिएबल्स है, US UK डील है, UK और EU की डील है। ये सब जब क्लैरिफाई होगी उसके बाद वो ये साल का बिजनेस को वो बता पाएंगे कि कैसा ग्रोथ होगा। तो सस्ता है, पर आगे जाके अभी वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो SOTP टारगेट हमारा सिर्फ 729 आ रहा है। तो हमारा रिड्यूस का रेटिंग है। हम नहीं चाहते कि इन्वेस्टर ये अभी अनसर्टेन की माहौल में टाटा मोटर्स में अभी इन्वेस्ट करे। ठीक है, ग्लोबल लिंकेज है इनका, अमेरिका में पोर्टफोलियो भी है JLR का, यानी कि जगुआर लैंड रोवर का, और रिड्यूस की रेटिंग है। बहुत ज़्यादा इसको लेकर बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। एक और शेयर लेकर आते हैं जो न्यू एज वाली कंपनी है, और हमने देखा था कि शेयर बहुत तेज रफ्तार से दौड़े थे, वैल्यूएशन करेक्शन हुआ, बावजूद उसके अभी भी वैल्यूएशन थोड़े से एलिवेटेड जरूर नजर आ रहे हैं। और कंपनी का नाम है PB फिनटेक, यानी कि पॉलिसी बाजार। 2025 में -17% के रिटर्न्स हैं। हाल फिलहाल शेयर थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा है। अभिषेक भाई, आप जरा चेक कीजिए इसको, PB फिनटेक, क्या आगे ग्रोथ देख रहे हैं आप कंपनी में, और क्या इस पर यकीन बनाए रखें अपना? मुझे लग रहा है कि एक अच्छी कंपनी है। हाँ, फिलहाल में जो स्टॉक प्रेशर हमने देखा वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने एक सब्सिडरी अपनी ओपन की है, एंड एक ऐसे बिजनेस में एंटर कर रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटिटिव है, विच मीन्स हॉस्पिटल बिजनेस। एंड वहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी $218 मिलियन जो है वो रेस किए हैं, जिसको लेके मार्केट में थोड़ा कंसर्न हो गया कि ऐसा इंश्योरेंस कंपनी अब आप पिवट क्यों कर रहे हैं। पर मैं इसे ओवरऑल नेगेटिव नहीं समझता हूँ। मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म नजरिए से ये एक अच्छा कंपनी है, एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड इन्होंने बना रखा है अपना, जहाँ पे इन्होंने शेयर होल्डर्स के लिए पैसे बनाए हैं। इंटरम टारगेट जो मेरा आगे यहाँ पे जो रहेगा वो करीबन 2100 रुपए का रहेगा। ठीक है, PB फिनटेक के लिए जो लक्ष्य होगा 2100 रुपये का होगा, और अवधि 6 महीने की आपको रखनी है। एक और जरा सस्ते शेयर का जिक्र करते हैं, और कंपनी का नाम है सन टीवी। अगर हम वैल्यूएशन की अगर बात करें तो आपको P बहुत ही आकर्षक लगेगा। हालांकि शेयर चला नहीं है, 2025 में इसने पैसे कमा के दिए नहीं हैं, लेकिन आगे की राह कैसी है, राजेश जी आप बताएंगे। आप बताइए सर, सन टीवी डोमिनेंट प्लेयर है साउथ में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, आपने कहा ना ये सस्ता है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये स्टॉक बहुत सस्ता है और पिछले कई महीनों, कई क्वार्टर्स से ये सस्ता रहा है, बावजूद इसके कि अगर साउथ में देखें तो फिर वो चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, सारे ही में इनकी पहुंच बनी हुई है। उसके बाद बांग्ला और मराठी में भी इनके चैनल्स हैं। कुछ दिनों पहले इन्होंने सन नियो करके हिंदी में भी चैनल लॉन्च किए। FM रेडियो स्टेशंस अक्रॉस इंडिया है। और सबसे अच्छी बात है कि सनराइजर्स हैदराबाद की जो क्रिकेट टीम इसमें है, साउथ ईस्ट राइजर ईस्टर्न केप जो क्रिकेट ऑफ साउथ अफ्रीका का T20 लीग है, उसकी भी टीम इनके पास है, तो वहां से दो बड़े वैल्यूएशन अच्छे हैं। OTT में इनकी पहुंच बनी हुई है। OTT में ये है कि बहुत लीनियर रिलीजेस करते हैं। अगर ये वहां पर ये एग्रेसिव हो जाए तो मेरे ख्याल से कि वैल्यूएशन और अच्छे हो जाएंगे। और पिछली बार जब मैंने देखा था 1-2 क्वार्टर पहले, तो मुझे याद है इनके बैलेंस शीट में करीब-करीब 6000 करोड़ रुपए कैश पड़े थे। इस बार की बैलेंस शीट आने पर पता पड़ेगा कि इस बार क्या है। मुझे लगता है वो और बढ़ा हुआ नज़र आएगा। पिछले तिमाही से नतीजे में थोड़ा दबाव देखा गया। इस वजह से पिछले 1 क्वार्टर से दबाव में है स्टॉक, लेकिन फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक बात और जोड़ दूँ कि आज ही इनके नतीजे हैं, तो नतीजों पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। अच्छा डिसेंट रिटर्न कमा के दे सकता है। ठीक है, लंबी अवधि के लिए अच्छा स्टॉक है, डिसेंट बढ़िया रिटर्न आपको कमा के
दे सकता है सन टीवी का। तो जितना समय था हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हम कवर करें और मैंने अपने एक्सपर्ट से उस पर ओपिनियन लें कि शेयर अगर महंगा है आपको क्या करना है, सस्ता है तो क्या करना है। और ये भी कन्फ्यूज़न आपके मन में दूर हो गई होगी कि सिर्फ पी का ज़्यादा होना या फिर पी का कम होना कंपनी के बढ़िया होने की या फिर उसके चलने की गारंटी नहीं होती है। इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। राजेश जी, देवर जी, अभिषेक जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए समय निकालने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए और अपने ओपिनियंस हमसे शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आज वक्त देने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो पसंद आया होगा। 18 और स्वदेश के साथ आप बने रहिए। नमस्कार।